भारत का राष्ट्रपति, देश का फर्स्ट सिटीजन। लेकिन क्या आप जानते हैं राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन पर क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता, और अगर पूरा देश चाहे तब भी उन्हें हटाने के लिए एक बेहद कठिन प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो आखिर राष्ट्रपति की असली ताकत क्या है, मेन पावर क्या है? क्या वो सिर्फ रबर स्टैंप है या कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पावरफुल प्रोटेक्टर? आज राव जीएस की पॉलिटी क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। एग्जाम में प्रेसिडेंट से सवाल आते ही आते हैं, और आज की क्लास के बाद प्रेसिडेंट चैप्टर आपका परमानेंट स्ट्रॉन्ग चैप्टर हो जाएगा। प्रेसिडेंट की नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास के बाद जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो प्रेसिडेंट पार्ट 2 होगा, जिसमें हम प्रेसिडेंट की पावर, वीटो पावर और यूएस प्रेसिडेंट से कंपैरिजन को देखेंगे। सो हेलो एवरीवन, राव जीएस वेलकम यू ऑल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में हम उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे जो हमारे वनडे एग्जाम जैसे एसएससी, लेखपाल, बिहार, जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उनको भी टच करते हुए चलेंगे। तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, कौन होता है राष्ट्रपति? हमारा जो राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको हम लोग हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया नोट करेंगे, हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा गया है कि हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर मत लगा देना, प्रेसिडेंट आंसर होगा। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं प्रेसिडेंट को, नोट करेंगे, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रथम नागरिक है भारत का। फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये फॉर्मल हेड होता है। रियल हेड कौन होता है, कमेंट में बताएंगे रियल हेड कौन होता है गवर्नमेंट का। सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस कौन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं। सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। और जो 15th एंड करंट जो प्रेसिडेंट है हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। नोट करेंगे 15th एंड करंट प्रेसिडेंट इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आर्टिकल की अगर बात करें, ये जो पॉइंट बताए इनको रिमेंबर रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं कि प्रेसिडेंट को और क्या किस किस नाम से जानते हैं। आर्टिकल 52 to 78 इन पार्ट 5, आर्टिकल 52 to 78 इन पार्ट 5 भाग 5 में कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है किससे, यूनियन एग्जीक्यूटिव। और मैंने पिछली क्लास में बताया है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव किससे मिलकर बनता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल। नोट करेंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल, इसी में आता है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आर्टिकल कहां से आता है, 52 to 78 पार्ट 5। अगर पार्ट पूछे तो कौन सा पार्ट है, पार्ट 5 है। आगे देखेंगे, आर्टिकल्स को देखेंगे जो प्रेसिडेंट से इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 52 क्या बोलता है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नोट करेंगे, आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करी गई है। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है। नोट करेंगे, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कितने साल के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं, वो आर्टिकल 56 में है। आर्टिकल 57 री इलेक्शन का है। आर्टिकल 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट प्रोसेस दिया है आर्टिकल 61। आर्टिकल 58 नोट करें, क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, पी मटर 6061। पी फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52, ई फॉर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 53। नेक्स्ट है आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, पी मटर, एम फॉर मैनर ऑफ इलेक्शन आर्टिकल 55, टी फॉर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 56 और आर फॉर री इलेक्शन आर्टिकल 57। और 60 है ओथ एंड अफर्मेशन और 61 है इम्पीचमेंट, महाभियोग। ठीक है, इनको रिमेंबर रखेंगे। और कौन सा आर्टिकल है प्रेसिडेंट से इंपॉर्टेंट है, पहले आर्टिकल ये देख ले रहे हैं, मेन में जो फैक्ट है उनको देख ले रहे हैं, बाकी बाद में भी समझेंगे कैसे इलेक्शन होता है, क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आर्टिकल 72 नोट करेंगे, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा। आर्टिकल 72 में जो क्षमादान जो प्रक्रिया है प्रेसिडेंट के द्वारा वो दिया हुआ है आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 74 क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 123 वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस पास बाय द प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस पास बाय जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं वो आर्टिकल 123 में है। आर्टिकल 143 में क्या है,
पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। नोट करेंगे आर्टिकल 143, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ये जितने आर्टिकल बताए वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना भाई, ये आना ही आना है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लेता है। ये जो 10-15 आर्टिकल बताए हैं इनको रट लेना है, ये एग्जाम में पूछता है डायरेक्टली। और पी मटर साठ इकसठ, ये जो ट्रिक है वो याद रखना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वालिफिकेशंस क्या है प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो पहला क्वालिफिकेशन है, नोट करेंगे, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब सिटीजन से क्या मतलब है? सिटीजनशिप बाय बर्थ भी हो सकता है, बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट हो सकता है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन हो सकता है, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन हो सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपको पहली जो क्वालिफिकेशन है वो सिटीजन होना चाहिए। भारत का कैसे होना चाहिए? बाय बर्थ होना चाहिए, जन्म से, मतलब कि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ होना चाहिए, तभी आप सिटीजन कहलाएंगे और तभी आप जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए वो नॉमिनी भर सकते हैं। दूसरा क्या है? डिसेंट, या तो आपके पेरेंट्स सिटीजन रहे हो, पेरेंट्स आर सिटीजन, तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तीसरा क्या है? बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब कि मान लो कि कोई पर्सन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, मतलब कोई पर्सन है जो इंडिया का है वो, लेकिन वो विदेश चला गया है और वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और वो वापस से भारत की नागरिकता को एक्वायर करता है, तो वो भी एलिजिबल होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वो भी सिटीजन कहलाएगा। और इसमें क्या है कि 7 साल के लिए उसको इंडिया में रहना होगा, ठीक है। और भी कुछ प्रावधान है, मेन मोटा मोटा यही है कि बाय रजिस्ट्रेशन में कि 7 साल तक इंडिया में रहना होगा। नेचुरलाइजेशन का क्या प्रोसेस है? जो फॉरेन नेशनल है ना, जो एक्वायर करते हैं इंडियन सिटीजन आफ्टर रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 12 ईयर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या है 7 साल, और नेचुरलाइजेशन में क्या 12 साल भारत में रहना होगा। उसके बाद इनको सिटीजनशिप मिलती है भारत की, और उसके बाद वो सिटीजन कहलाएंगे इंडिया के, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। तो ये लोग हैं, पहली क्वालिफिकेशन है सिटीजन, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। नोट करेंगे तो फॉरेनर होते हैं, जो विदेशी होते हैं, या पर्सन हु हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप कैन नॉट कंटेस्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नोट करेंगे जो विदेशी लोग हैं या कोई व्यक्ति है तो भारत का है जिसने स्वेच्छा से बाहर की, विदेश की नागरिकता को अपना लिया, तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो पहले हमने क्वालिफिकेशन देख ली कि ही शुड बी सिटीजनशिप, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी क्या है? ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। उसकी जो एज होगी, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार होगा, उसकी एज कम से कम 35 साल होनी चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा है क्या एज होती है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, तो 35 ईयर्स एज। ही नेक्स्ट क्या है? ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। नोट करेंगे, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। वो लोकसभा के मेंबर के लिए, मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा की इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्या है? ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन, स्टेट और एनी लोकल अथॉरिटी थ्रू दो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड मिनिस्टर आर अलाउड टू कंटेस्ट। वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, मतलब सेंट्रल या राज्य में या कोई लोकल अथॉरिटी में वो दूसरी जॉब ना कर रहा हो जिससे उसको धन की प्राप्ति हो रही हो, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाएंगे, वो उसके तहत नहीं होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट और जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उपराष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं और जो मिनिस्टर हैं, वो अलाउ होते हैं, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आते, वो कंटेस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। तो ये हमने देख लिया क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन के लिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। पहला क्या बताया? सिटीजनशिप, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ठीक है। दूसरा क्या बताया? 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। तीसरा क्या बताया? क्वालिफाइड, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। ये 3 चीज नोट करिएगा, याद रखिएगा। अच्छा, 35 ईयर्स एज जो है होनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। अच्छा, मैं पूछूं लोकसभा मेंबर के लिए कितनी होनी चाहिए? तो 25 ईयर्स। राज्यसभा मेंबर के लिए 30 ईयर्स और प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे ओथ और अफर्मेशन। क्वालिफिकेशन देख ली। अब शपथ और प्रतिज्ञान जो होती है ना प्रेसिडेंट की, वो कैसे है? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कौन से आर्टिकल में ओथ और अफर्मेशन दी है प्रेसिडेंट की। तो आर्टिकल है आर्टिकल 60। नोट करेंगे, आर्टिकल 60 में ओथ और अफर्मेशन दी है प्रेसिडेंट की। तो क्या दिया हुआ है इसमें? इन हिज ओथ द प्रेसिडेंट जो है
अपनी जो शपथ लेते हैं, जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, उसमें क्या वो बोलते हैं टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। दूसरा, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको पीपीडी भी कह सकते हैं, मतलब पी फॉर प्रिजर्व, पी फॉर प्रोटेक्ट एंड डी फॉर डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा क्या है, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, तो राष्ट्रपति अपने शपथ में क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से बताइए। तो उसमें जो ऑप्शन होता है वो ज्यादातर पीपीडी का होता है, मतलब कि तीन तीन शब्द बोलते हैं, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो ये था हमारा ओथ अफर्मेशन आर्टिकल 60 का। अच्छा, अब शपथ दिलाता कौन है राष्ट्रपति को, नोट करेंगे। शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नोट करेंगे, ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है किसी कारणवश, तो सीनियर मोस्ट जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। सीनियर, व्हेन सीजेआई एब्सेंट, देन सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्टर ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये था हमारा ओथ ऑफ अफर्मेशन। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखेंगे कि इलेक्शन कैसे होता है, चुनाव कैसा होता है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति। तो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा नहीं होता है, जैसे कि एमएलए का होता है। ये कैसे होता है? ये इनडायरेक्टली होता है। कैसे? इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब निर्वाचन मंडल। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं इट इज ए स्पेसिफाइड इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम यूज्ड टू इलेक्ट हेड ऑफ स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम होता है जिसको यूज किया जाता है हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट करने के लिए, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज, जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें कौन कौन आएंगे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेंगे? तो कौन कौन आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करेगा। एग्जाम में कई बार पूछा, पीछे एग्जाम में ज्यादातर पूछता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन कौन से लोग होते हैं। तो पहला है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। दूसरा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, निर्वाचित जो सदस्य होते हैं किसके, विधानसभा के, राज्यों के, वो होते हैं। तीसरा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तीसरा क्या है, जो निर्वाचित जो मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव विधानसभा किसके, दिल्ली और पुडुचेरी के, वो भी इसमें भाग लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और ये नोट करिएगा, ये जो तीसरा पॉइंट है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इसको अमेंड किया गया या ऐड किया गया है, ये पहले नहीं था, ये इसको अमेंड किया गया है 70th कॉन्स्टिट्यूशन 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि ये जो पार्ट है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। तो 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो लागू हुआ था 1995 से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1995। नोट करेंगे। तो हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। नोट करेंगे। अच्छा, ये देख लिया हमने कि कौन कौन लोग भाग लेंगे। अब ये देखेंगे हु डज नॉट टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, कौन कौन से लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला है नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा की जो 12 मेंबर है नॉमिनेटेड, वो भाग नहीं लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नोट करेंगे, पहला है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा डज नॉट टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। दूसरा क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो राज्य की विधानसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो भी प्रतिभाग नहीं लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तीसरा क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड इन बाइकामेरल लेजिस्लेचर, जहां पे द्विसदनीय है जिस राज्य में, वहां के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद के जो मेंबर है, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, दोनों लोग भाग नहीं लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तीसरा, नेक्स्ट क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे पुडुचेरी और दिल्ली के, वो भी इसमें भाग नहीं लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अच्छा, मैंने बोला नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा डज नॉट टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो लोकसभा का क्यों नहीं बोला? एक्चुअली जो लोकसभा का जो कॉन्सेप्ट है नॉमिनेशन का, जो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर जो नॉमिनेट होते थे उसको डिलीट कर दिया गया है, वो नहीं है, उसको खत्म कर दिया गया है। अच्छा, ये पूछता है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियन मेंबर ऑफ लोकसभा वाज डिलीटेड।
तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है? 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। नोट कर लीजिए, आता ही आता है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। अच्छा, एक चीज हमने और देखा कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो डज नॉट टेक पार्ट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन बाइकामेरल लेजिस्लेशन। बाइकामेरल लेजिस्लेशन कौन कौन से राज्य में है इसको देख लीजिए, ये पूछता है। तो 6 स्टेट हैं, 6 राज्य हैं। कौन कौन से? तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। मतलब कि यहाँ पे द्विसदनीय है, मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। कहाँ कहाँ पे? टीबी जुकाम से याद कर लीजिए, टी फॉर तेलंगाना, बी फॉर बिहार, जे साइलेंट कर लीजिए, यू फॉर उत्तर प्रदेश, के फॉर कर्नाटका, ए फॉर आंध्र प्रदेश एंड एम फॉर महाराष्ट्र। तो यहाँ पे द्विसदनीय है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग भाग लेंगे और कौन कौन से लोग भाग नहीं लेंगे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या मैनर होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? तो पहला है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कंडक्ट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। नोट करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, मैं पूछूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में दिया है? देखिए, आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दोनों एकदम साथ में पैरेलल चलते रहेंगे ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो ये चीजें कोरिलेट करिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। तो आर्टिकल है 324, इलेक्शन कमीशन की बात करी गई है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। ही और सी मतलब प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज, पीछे देख लिया, बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको सिंपल से समझिए, ये प्रेफरेंस बेस्ड सिस्टम होता है। यहाँ पर हर एक वोट की वैल्यू होती है और यहाँ पे एक प्रेफरेंस दिया जाता है। ए बी सी डी कैंडिडेट है तो ए को प्रेफरेंस देंगे, बी फिर तीसरे पे सी को देंगे, चौथे पे डी को देंगे। तो सभी वोट की वैल्यू होती है, प्रेफरेंस बेस्ड सिस्टम होता है। ज्यादा दखन में इसको मत समझिए, बस ये याद रखिए कि बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इनकी वोटिंग होती है। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में नहीं समझना है, वन डे एग्जाम के लिए इतना बहुत है। वोटिंग कैसे होती है? वोटिंग शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। वोटिंग कैसे होती है? सीक्रेट बैलेट से होती है, ईवीएम नहीं होता है। नोट करेंगे, वोटिंग शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। आगे क्या है? टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। नेक्स्ट देखेंगे टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 56 कहता है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। क्या कहता है आर्टिकल 56? कि 5 साल का टर्म होगा एट एनी नंबर ऑफ टाइम प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे 5 साल के लिए और वो दोबारा से फिर से इलेक्ट हो सकते हैं। आर्टिकल 56 तो टर्म है, बताता है 5 ईयर टर्म। नोट करेंगे, 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट। ही और सी कैन ऑल्सो बी री इलेक्टेड। दोबारा से फिर से 5 साल कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद दोबारा से वो इलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और वहीं पर अगर देखें कि यूएस प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो टू टर्म है, मतलब 2 बार ही वो प्रेसिडेंट बन सकता है। एक बार में 2 साल के लिए, मतलब कि टोटल 4 ईयर के लिए वो प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो उसका निवारण कौन करता है? वो करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उसका डिसीजन फाइनल होता है। एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रेसिडेंट इलेक्शन इज टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल। जो प्रेसिडेंट के ऑफिस की कंडीशन है उसको थोड़ा सा देखेंगे। ही कैन नॉट बी, जो इलेक्शन के लिए उम्मीदवार होगा, ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। वो किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। इफ ही हैज बीन ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ही शुड वैकेट हिज सीट ऑन फर्स्ट डे एज ए प्रेसिडेंट इन ऑफिस। जब वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, अगर वो किसी भी सदन का, किसी भी हाउस का मेंबर है तो उसको वो हाउस को लीव करना होगा प्रेसिडेंट के ऑफिस में ज्वाइन करते ही। दूसरा क्या है? ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बता दिया आपको। नेक्स्ट क्या है? फॉर हिज रेजिडेंट राष्ट्रपति भवन इज प्रोवाइडेड टू हिम विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट। राष्ट्रपति के रहने के लिए राष्ट्रपति भवन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि राष्ट्रपति का एमोलमेंट क्या होगा, अलाउंस क्या होगा और प्रिविलेजेस क्या होंगे, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट क्या है? ही इज गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम एनी। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि राष्ट्रपति अपनी किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए वो स्वतंत्र है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्या है? अरेस्ट इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट टेक प्लेस, बता दिया हो। ओनली सिविल प्रोसीडिंग, केवल सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है राष्ट्रपति के लिए फॉर हिज पर्सनल एक्ट, और वो भी सिविल प्रोसीडिंग के लिए भी राष्ट्रपति को करीब 2 मंथ पहले उनको प्रायर नोटिस देनी होगी राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये हमने देखा प्रेसिडेंट के ऑफिस की कंडीशन क्या है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, राष्ट्रपति की इलेक्शन का देख लिया,
अब देखें, अच्छा राष्ट्रपति को क्या हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। तो उसको कहते हैं इम्पीचमेंट, महाभियोग। ग्राउंड क्या होगा, बेस क्या होगा? वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट वायोलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया जा सकता है। रिमूवल बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, जो कि आर्टिकल 61 में मेंशन है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैसे रिमूव हो सकते हैं? इम्पीचमेंट प्रोसेस। नोट करेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन नो डेफिनेशन ऑफ वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये मेंशन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट डिफरेंट केसेस से ये सॉल्व होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब इम्पीचमेंट प्रोसेस से महाभियोग से प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। महाभियोग कैसे लाया जाता है, कैसे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, उसको देखेंगे। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है, जो इम्पीचमेंट चार्ज होता है, उसको इनिशिएट किसी भी हाउस में कर सकते हैं, पार्लियामेंट के। इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस दैट फ्रेम द चार्जेस। मान लीजिए लोकसभा में चार्जेस इनिशिएट होता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो वहां पे लोकसभा में 1/4 मेंबर के साइन होने चाहिए उस चार्जेस पे, ठीक है, या उस रेजोल्यूशन पे। 14 डेज प्रायर नोटिस शुड बी गिवन टू प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक प्रायर नोटिस देनी होगी। Impeachment resolution should passed by 2/3 majority of the total membership of the house। Impeachment जो रेजोल्यूशन होगा, जो फर्स्ट हाउस में इनिशिएट होगा, उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा। अगर पास हो जाता है, आफ्टर पास बाय फर्स्ट हाउस सेंट इट टू सेकेंड हाउस। मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा में भेजा जाएगा। तो सेकेंड हाउस होगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस को, जो भी लोकसभा ने भेजा उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो प्रेजेंट होगा, अपीयर होगा, जब उसके ऊपर चार्जेस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन सेकेंड हाउस ने मान ली इन्वेस्टिगेट कर लिया चार्जेस को, उसके बाद आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द रेजोल्यूशन शुड आल्सो पास बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ सेकेंड हाउस। जैसे फर्स्ट हाउस में 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ था, वैसे सेकेंड हाउस में भी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन रेजोल्यूशन को 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा। अगर पास हो जाता है, देन द प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। तब राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा, ठीक है। तो ये था इम्पीचमेंट प्रोसेस। नोट करेंगे, इम्पीचमेंट इज क्वासी जुडिशियल प्रोसेस इन पार्लियामेंट। नॉमिनेटेड मेंबर, याद रखेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट प्रोसेस दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन के टाइम पे जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं पार्लियामेंट के, ईदर हाउस या लोकसभा या राज्यसभा, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन प्रोसेस में। लेकिन इम्पीचमेंट जब रेजोल्यूशन जो प्रोसेस होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट दो दे पार्टिसिपेट इन हिज इलेक्शन। जो इलेक्टेड मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के या दिल्ली पुडुचेरी के, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इम्पीचमेंट प्रोसेस में, लेकिन ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये था हमारा इम्पीचमेंट, कैसे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, महाभियोग। नेक्स्ट देखेंगे, कैन द प्रेसिडेंट ऑफिस बी वैकेंट। क्या प्रेसिडेंट का ऑफिस, जो प्रेसिडेंट का जो पद है, वो खाली हो सकता है या किसी कारणवश खाली रह सकता है? जी बिल्कुल, यस, हिज ऑफिस कैन बी वैकेंट। कैसे? अगर व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्लीट हिज 5 ईयर टर्म, मान लो 5 साल टर्म पूरा हो गया, ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इफ प्रेसिडेंट रिजाइन बाय राइटिंग रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है लिखित में, किसको? वाइस प्रेसिडेंट को, तो भी प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इम्पीच्ड हो जाए। अभी बताया इम्पीचमेंट प्रोसेस, अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस पूरी तरीके से हो जाता है और स्टैंड रिमूव हो जाते हैं, तो भी वैकेंट हो जाएगा प्रेसिडेंट का ऑफिस। नेक्स्ट क्या है, इफ ही और सी डाइज इन ऑफिस, किसी कारणवश इनकी अगर डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की, तो भी प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द इलेक्शन प्रेसिडेंट इज इनवैलिड। अगर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि जो चुनाव हुआ है प्रेसिडेंट का वो इनवैलिड है, तो भी प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वैकेंट हो जाएगा। इसमें नोट करेंगे, अगर प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल खत्म हो जाता है, तब वाइस प्रेसिडेंट की जगह पर, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की जगह पर काम नहीं करेगा, बल्कि इलेक्शन होगा और नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। नोट करेंगे। दूसरा क्या है, अगर प्रेसिडेंट ऑफिस खाली है बाय रेजिग्नेशन, रिजाइन दे दे, रिमूवल हो जाए, इंपीचमेंट हो जाए या डेथ हो जाए,
तब चुनाव होगा 6 महीने के अंदर। तब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पद पर कार्यभार संभालेगा जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्या है, इफ वाइस प्रेसिडेंट इज एब्सेंट देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एब्सेंट, वो भी नहीं है, देन सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फ्रेंड, आज हमने देखा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन, टेन्योर, कंडीशन ऑफ ऑफिस, इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफिस वैकेंट, इन सबको देखा। महत्वपूर्ण क्लास थी, इसको रिवाइज करिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन में जब दोनों पार्ट हो जाएंगे, दूसरा पार्ट, उसके बाद मैं क्वेश्चन एमसीक्यूज दे दूंगा, तो इसको रिवाइज करिएगा। और कोई भी डाउट है उसको कमेंट में पूछिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट के वीटो पावर को, एग्जीक्यूटिव पावर को, और कंपैरिजन करेंगे यूएस प्रेसिडेंट से, और कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, तो इसको रिवाइज करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एनी क्यूरीज प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट।